एनालिसिस ऑफ सिंगली बीम हम पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्शन के हमारे जो सेक्शंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दे दो आप, टाइप ऑफ सेक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्शन। टाइप ऑफ सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जनरली 3 टाइप के आपके सेक्शन होते हैं। क्लियर? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सेक्शन। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेक्शन। ठीक है, 3 टाइप के आपके यहाँ पे सेक्शंस होते हैं। अगर फर्स्ट टाइप के सेक्शन की मैं बात करूं तो पहला आपका जो सेक्शन होता है वो कौन सा होता है? बैलेंस सेक्शन। सुना होगा आपने ये नाम, बैलेंस सेक्शन का। ठीक है, बैलेंस सेक्शन आपका होता है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। कौन सा होता है? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, और थर्ड जो आपका होता है वो होता है आपका ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। कौन सा होता है? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्लियर? तो 3 टाइप के आपके सेक्शंस होते हैं। बैलेंस सेक्शन आपका होता है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन आपका होता है, और ओवर रेनफोर्स्ड आपका सेक्शन होता है। ठीक है, अब एक एक करके अपन यहाँ पे समझते हैं कि बैलेंस सेक्शन हमारा क्या कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं बैलेंस सेक्शन। अब बैलेंस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो समझना, बैलेंस सेक्शन में मैंने आपको बताया था एक तो क्या होता है आपका एफसीबीसी आपका होता है, और स्टील के अंदर जो स्ट्रेसेस होती है वो FST/M होती है। अच्छा, ये जो स्ट्रेसेस आपकी थी ये हमने क्या बोली थी? ये बोली थी हमने कि ये हमारी कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस होती है। यही बताया था मैंने आपको कि ये हमारी क्या होती है? कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस होती हैं इन बेंडिंग कंप्रेशन, और ये हमारा टेंशन में स्टील के अंदर ये होती है हमारी स्ट्रेसेस, दैट इज द कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस। अच्छा, ये जो स्ट्रेसेस आपकी हैं ये आपकी किसकी हैं? कंक्रीट की, और ये आपकी क्या है? स्टील की। तो बैलेंस सेक्शन के अंदर क्या होता है कि ये जो कंक्रीट और स्टील की आपकी स्ट्रेसेस होती हैं यह अपनी परमिसिबल वैल्यू, परमिसिबल वैल्यू का मतलब होता है सिग्मा सीबीसी, और ये हो जाएंगी आपकी सिग्मा ST/M, दैट इज द परमिसिबल स्ट्रेस। तो कंक्रीट और स्टील की जो स्ट्रेसेस आपकी होती हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर साइमल्टेनियसली पहुंचती हैं। मतलब यहां पे कंक्रीट के अंदर क्रशिंग और स्टील के अंदर यील्डिंग एक साथ होने वाली है। क्या होने वाली है? कंक्रीट के अंदर क्रशिंग और स्टील के अंदर यील्डिंग एक साथ आपकी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेसेस आपकी हैं यह अपनी परमिसिबल वैल्यू पर एक साथ पहुंच रही है। क्या पहुंच रही हैं? एक साथ पहुंच रही हैं। तो ऐसा जो सेक्शन आपका कहलाता है वो सेक्शन आपका क्या कहलाता है? वो सेक्शन आपका बैलेंस सेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह आपका बैलेंस सेक्शन कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है, बैलेंस सेक्शन की अगर बात करूं तो आई बात समझ में आपको? हाँ, क्या बोलोगे आप? अ बैलेंस्ड सेक्शन इज दैट अ बैलेंस्ड section, balanced section is that in which, क्या बताया मैंने? in which stress in concrete and steel, stress in
concrete and steel reach their permissible value, reach their permissible value, reach their permissible value at the same time, at the same time. क्लियर? मतलब बैलेंस्ड सेक्शन के अंदर कंक्रीट और स्टील की जो स्ट्रेसेस होती हैं वो आपकी सेम टाइम पर अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहुंचती हैं। ऐसा जो सेक्शन आपका होता है वो आपका क्या कहलाता है? बैलेंस्ड सेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? बैलेंस्ड सेक्शन कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर बैलेंस सेक्शन की बात अपन कर ही रहे हैं तो अपन एक बैलेंस सेक्शन यहाँ पे जैसे ठीक है, ये आपका सेक्शन है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन आपका हो गया। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, सिंगली की अपन बात कर रहे हैं, सिंगली सेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं तो सिंगली भी आप बोलते हैं। क्लियर? ये आपकी क्या कहलाती है? बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस भी आपकी कहलाती है। ठीक है, अब बात अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि हमारा सेक्शन बैलेंस है, हमारा सेक्शन कैसा है? बैलेंस सेक्शन है, तो फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, अगर सेक्शन हमारा बैलेंस्ड है तो जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ x होती है वो हमारी किसके बराबर हो जाती है? x बैलेंस के बराबर हो जाती है। ये आपने यहाँ पे देखा, मैंने x बैलेंस लिखा हुआ था। ठीक है, तो x जो होगा वो x बैलेंस के बराबर होगा। जो आपकी कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस होती है एफसीबीसी, वो किसके बराबर हो जाएंगी? सिग्मा बीसी, सिग्मा सीबीसी के बराबर आपकी हो जाएंगी। ठीक है, एफएसटी जो आपका होगा स्टील के अंदर जो स्ट्रेसेस होंगी वो आपका सिग्मा एसटी के बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन में जो एरिया ऑफ स्टील आपका होगा वो आपका एएसटी बैलेंस के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? अभी आपने बोला ना बैलेंस स्टील आप बोलते हो, तो बैलेंस स्टील के बराबर आपका हो जाएगा। क्लियर? जो आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा MOR होगा वो आपका MOR बैलेंस के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? MOR बैलेंस के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर बैलेंस सेक्शन की अपन बात करेंगे तो बैलेंस सेक्शन में क्या होने वाला है? बैलेंस सेक्शन में क्या होने वाला है? x जो आपका है x बैलेंस के बराबर होगा, एफसीबीसी जो आपकी है सिग्मा सीबीसी के बराबर होंगी, एफएसटी जो आपका है सिग्मा एसटी के बराबर होगा, एएसटी जो आपका है एएसटी बैलेंस के बराबर होगा, एमओआर जो आपका है वो एमओआर बैलेंस के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक? ठीक है, अब देखो कल जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट को पढ़ा था न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट को हमने डिस्कस किया था। तो न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट जो आपका होता है वो क्या पढ़ा था हमने? n इक्वल्स टू x/d हमने पढ़ा था। ठीक है, अब अगर बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे बैलेंस सेक्शन की तो n को मैंने n नॉट कर दिया है और x को मैंने कर दिया है x बैलेंस डिवाइड बाई d। ऐसा लिख सकता हूं मैं। अच्छा, x बैलेंस बाई d जो आपका होगा वो किसके बराबर होगा? तो कल अपन ने पढ़ा था एफसीबीसी डिवाइड बाई एफएसटी बाई एम प्लस एफसीबीसी, ये पढ़ा था। लेकिन एफसीबीसी यहाँ पे किसके बराबर है? सिग्मा सीबीसी के बराबर है। तो मैं यहाँ पे इस टाइप से लिख दूंगा। ठीक है, ये लिख सकता हूं ना, ये कल हमने पढ़ा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा x बैलेंस बाई डी जो आपका होता है ये n नॉट आपका होता है,
तो इसको तो मैंने एज इट इज एन नॉट यहाँ पे ले लिया है। अब एन नॉट क्या आ जाएगा, सिग्मा सीबीसी को कॉमन निकाल के अपन ने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम इंटू सिग्मा सीबीसी। ये किया था अपन ने, कॉमन लेके कैंसिल आउट किया था, ठीक है, ये चीज हमारी आई थी, ठीक है। अब आप समझना यहाँ पे वी नो डेट, हम जानते हैं वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलर रेशियो होता है वो हमारा होता है 280 डिवाइड बाई 3 इंटू सिग्मा सीबीसी, यही होता है मॉड्यूलर रेशियो। अच्छा, इस मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, हाँ कर दें पुट चलो पुट करते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो एन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सीबीसी एज इट इज है, इंटू आपका यहाँ पे आ गया 280 डिवाइड बाई 3 इंटू सिग्मा सीबीसी, ये आ जाएगा। और होगा क्या, ए सिग्मा सीबीसी से ए सिग्मा सीबीसी आपका कैंसिल आउट यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट आपका हो जाएगा तो फिर क्या होगा, देखो एन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस सिग्मा एस टी डिवाइड बाई 280 डिवाइड बाई 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये 3 चला गया ऊपर आपका, एक मिनट, एन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस सिग्मा एस टी डिवाइड बाई 280 बाई 3, यही बचेगा। तो क्या हो जाएगा, एन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 3 सिग्मा एस टी डिवाइड बाई 280। तो न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट आपका ये निकल के आया है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट आपका ये निकल के आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर हम बैलेंस सेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो बैलेंस सेक्शन में जो आपका यहाँ पे क्या होता है, जो आपका न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका किस पे डिपेंड करेगा, वो ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करेगा। तो आप क्या बोल सकते हो, फॉर बैलेंस सेक्शन जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट है विल डिपेंड ओनली, किस पर डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ स्टील। क्यों, क्योंकि Fe250 और Fe415 वो 500 के लिए आपको सिग्मा एसटी की वैल्यू में बता चुका हूं, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे नोट में लिखेंगे अपन एक, ठीक है। क्या नोट है हमारा, फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, फॉर बैलेंस्ड सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट will depend only grade of स्टील। किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा, स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अपन परसेंटेज टेंसाइल स्टील निकालेंगे बैलेंस सेक्शन के लिए।
ठीक है। तो फॉर परसेंटेज टेंसाइल स्टील, फॉर परसेंटेज टेंसाइल स्टील, परसेंट पीटी, ठीक है। अब परसेंटेज टेंसाइल स्टील की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज टेंसाइल स्टील के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे करेंगे, तो हमारा जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है, टोटल जो हमारा कंप्रेशन है, उसको मैं किसके बराबर रख दूं, उसको मैं रख दूं टेंशन के बराबर, ठीक है। टोटल कंप्रेशन को टेंशन के बराबर रख दिया है, ठीक है। तो टोटल कंप्रेशन हमारा क्या था, 1/2 इंटू एफ सी बी सी, ये स्ट्रेसेस थी, लेकिन अपने को पता है भाई बैलेंस सेक्शन की अपन बात कर रहे हैं, तो एफ सी बी सी नहीं आएगा, क्या आएगा, सिग्मा सी बी सी यहाँ पे आएगा, इंटू एक्स इंटू बी, यही था, एरिया इंटू स्ट्रेस, क्लियर। लेकिन याद रखना यहाँ पे एक्स भी जो आपका है वो किसके बराबर है, एक्स बैलेंस के बराबर है, एक्स बैलेंस इंटू बी आप रखोगे, और टेंशन में आपका क्या आ जाएगा, एम इंटू ए एस टी, क्या आ जाएगा आपका, एम इंटू ए एस टी, और ए एस टी भी किसके बराबर हो रहा है, बैलेंस के बराबर हो रहा है, और एफ एस टी बाई एम जो आपका है उसकी जगह क्या रख दोगे, सिग्मा एस टी बाई एम, क्योंकि ये स्ट्रेसेस भी आपकी सिग्मा एस टी बाई एम के बराबर आपकी है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे। अब यहाँ पे आप समझना, क्योंकि एन नॉट जो हमारा होता है वो होता है एक्स बैलेंस बाई डी, होता है एक्स बैलेंस बाई डी होता है। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि मुझे एक्स बैलेंस की वैल्यू निकालना है, तो मैं एन नॉट इंटू डी, तो एन नॉट इंटू डी में यहां पे रख सकता हूं, ठीक है। तो पुट इन अबव इक्वेशन, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू एन नॉट इंटू डी, एक्स बैलेंस की जगह ये आ गया, इंटू आपका क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू एम ए एस टी बैलेंस इंटू सिग्मा एस टी बाई एम, आ जाएगा। हाँ, अब आप क्या करो, ये जो m यहां पर है और ये जो m यहां पर है, इसको मैंने यहां पे हटा दिया, ठीक है, इन दोनों m को मैंने यहां पे क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। ए बी इंटू डी वाली जो टर्म आपकी है, इसको मैं ले जाता हूं वहां और बाकी टर्म को लेके आ जाता हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, हाँ, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए एस टी बैलेंस, यहां पे ले गया मैं किसको, बी इंटू डी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहा था आपका, 1/2 सिग्मा सीबीसी इंटू एन नॉट, ठीक है। तो देखो सिग्मा सीबीसी इंटू एन नॉट डिवाइड बाई 2, और उधर साइड आपका क्या बच रहा था, उधर साइड आपका बच रहा था सिर्फ सिग्मा एस टी, तो सिग्मा एस टी को इधर आप लेके आ गए हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू सिग्मा एस टी, हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा एस टी, ठीक है। अब परसेंटेज टेंसाइल स्टील की अपन बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज टेंसाइल स्टील आपका पीटी क्या हो जाएगा, ए एस टी बैलेंस डिवाइड बाई बी इंटू डी इंटू 100, ऐसे ही लिखोगे आप परसेंटेज टेंसाइल स्टील को, और ये जो टर्म आपकी आई है किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई है, तो क्या लिख दोगे आप, सिग्मा सीबीसी इंटू एन नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू सिग्मा एस टी। तो यह है आपका परसेंटेज टेंसाइल स्टील, जिसको आपने बैलेंस स्टील बोला था, वो आपने यहाँ पे बैलेंस सेक्शन के लिए निकाल दिया, इसके लिए निकाल दिया है आपने, बैलेंस सेक्शन के लिए निकाल दिया है। आई बात समझ में।
क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस सेक्शन हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है अब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्या आता है? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। किसकी बात करेंगे अब अपन? अंडर रेनफोर्स सेक्शन की बात करेंगे। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन हमारा क्या होता है? अंडर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर क्या होता है समझना। जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा जो कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस होता है यही होता है, और स्टील के अंदर जो स्ट्रेसेस होता है वो आपका ये होता है। बैलेंस सेक्शन के अंदर ये स्ट्रेसेस जो हैं ये अपनी परमिसिबल वैल्यू पर साइमल्टेनियसली एक साथ सेम टाइम पे पहुंच रही थी सेम टाइम पर। हाँ, लेकिन अंडर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर आपकी जो स्टील की स्ट्रेसेस हैं यह अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच जाएंगी एज कंपेयर टू कंक्रीट। मतलब यह हुआ कि जो स्टील आपका है वो स्टील आपका पहले ईल्ड होगा, उसके बाद आपके कंक्रीट की क्रेसिंग की बात होगी। क्या होगी? कंक्रीट के क्रेसिंग की बात होगी। तो कहने का मतलब ये है कि द सेक्शन इज सेड टू बी अंडर रेनफोर्स्ड। हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन कब बोलेंगे? जब स्टील की स्ट्रेसेस जो आपकी हैं, तो स्ट्रेसेस इन स्टील रीचेस टू देयर मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू प्रायर टू कंक्रीट। कंक्रीट की स्ट्रेसेस जो आपकी हैं वो परमिसिबल वैल्यू पे पहुंचने के पहले आपके स्टील की जो स्ट्रेसेस हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच चुकी हैं। ऐसा जो सेक्शन हमारा होता है उसको हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? अंडर रेनफोर्स सेक्शन हम किसको बोलेंगे? हाँ, समझना है यहाँ पे अब आप कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन अपन किसको बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रेस का वेरिएशन अपन बना लेते हैं और उसके बाद समझ लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान से बस समझना है। ठीक है, सपोज ये जो न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे मैंने मार्क की है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया है? ये आपकी हो गई है बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस आपकी कौन सी हो गई है? ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई है आपकी बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस, मतलब एक्स बैलेंस आपका ये हो गया है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि भाई जो स्टील हमारा है, स्टील की जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, सॉरी जो स्टील की स्ट्रेसेस हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच जाती हैं, यही बोला मैंने आपको। तो ये अपन ने यहाँ पे मार्क कर दिया कि ये मेरी फॉर सपोज स्टील की जो स्ट्रेसेस हैं वो हमारी परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच चुकी हैं। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हमारी होगी वो होगी सिग्मा एस टी बाई एम होगी। लेकिन कंक्रीट की जो स्ट्रेसेस हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर नहीं पहुंच पाई हैं। नहीं पहुंच पाई हैं तो सपोज मैंने बोला कि सपोज वो यहां कहीं तक पहुंची। सपोज कहां तक पहुंची? यहां कहीं तक पहुंची, अपनी परमिसिबल वैल्यू पर नहीं पहुंची, मतलब ये क्या रहेंगी? ये आपकी एफसीबीसी ही रहेंगी। ठीक है, तो परमिसिबल वैल्यू पर नहीं पहुंची हैं तो अब आप क्या करोगे? आप इन दोनों को मिलाओगे। मिला दिया, इन दोनों को आपने क्या कर दिया? इन दोनों को आपने मिला दिया।
मिला दिया तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस आपकी है वो न्यूट्रल एक्सिस आपकी शिफ्ट हो गई है, यहाँ पे हो गई है, न्यूट्रल एक्सिस आपकी ऊपर शिफ्ट हो गई है। हाँ, क्या हो गई है? हो गई है ना। तो देखो आप यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो न्यूट्रल एक्सिस आपकी है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एक्स। क्लियर? समझना आप, ये जो न्यूट्रल एक्सिस आपकी है ये आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये जो न्यूट्रल एक्सिस आपकी है ये कौन सी न्यूट्रल एक्सिस है? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो न्यूट्रल एक्सिस आपकी अंडर एनफोर्स सेक्शन के लिए आई है ये आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो गई है। ठीक है, तो अंडर एनफोर्स सेक्शन की अपन यहाँ पे बात करें तो अंडर एनफोर्स सेक्शन में हो क्या रहा है? हाँ, तो यहाँ पे देखो आप, फॉर अंडर एनफोर्स सेक्शन समझना, फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन अगर अपन यहाँ पे बात करें तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हुआ क्या कि जो आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है वो आपका कम रहेगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस जो आपकी है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई है। क्या हो गई है? ऊपर की ओर आपकी शिफ्ट हो गई है। ठीक है, एफसीबीसी जो आपकी है वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच पाई क्या? नहीं, मतलब यह आपकी क्या होंगी, परमिसिबल वैल्यू से कम होंगी। लेकिन स्टील के अंदर जो आपका एफएसटी, स्टील की स्ट्रेसेस जो आपकी हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच चुकी हैं, मतलब वो सिग्मा एसटी के बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट, यहाँ पे जो एरिया ऑफ स्टील आपका होगा वो एरिया ऑफ स्टील भी आपका क्या होगा, एएसटी बैलेंस से कम होगा। और एमओआर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आपका एमओआर बैलेंस से क्या होगा, कम होगा। अभी आपको एमओआर में कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ आपका होता है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से क्या होता है, कम आपका होता है। ठीक है, और कंक्रीट की जो स्ट्रेसेस आपकी होती हैं, कंक्रीट की जो आपकी स्ट्रेसेस होती हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर नहीं पहुंच पाती हैं, और पहले कौन पहुंच जाएगा, स्टील की पहुंच जाएंगी। तो एक चीज देखो, पहले स्टील के अंदर यील्डिंग हो रही है, मतलब सेक्शन सडन फेल नहीं होगा। यील्डिंग होगा मतलब बेंड होगा तो ये भी बोल सकते हो कि फेल होने के पहले आपको एक वार्निंग भी यहाँ पे मिल जाएगी अंडर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं अपन इस सेक्शन को। समझ में तो आ गया होगा आपको कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन हम किसको बोलते हैं। हाँ, तो क्या बोलोगे आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन को? अ सेक्शन इज सेड टू बी अंडर रेनफोर्स्ड, अ सेक्शन इज सेड टू बी, अ सेक्शन इज said to be, a section is said to be under reinforced, said to be under a section is said to be under reinforced if the stresses in steel, if the stresses, if the stresses in steel reaches to their, stresses in steel reaches to their, reaches to their maximum permissible value, maximum permissible, वैल्यू, कैसे, प्रायर टू कंक्रीट, प्रायर टू कंक्रीट, कंक्रीट की स्ट्रेसेस से पहले आपकी स्टील की जो स्ट्रेसेस हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा,
means that yielding occurs before the crushing of concrete, before the crushing of कंक्रीट। मतलब कंक्रीट क्रश होने के पहले हमारा जो स्टील है उसके अंदर क्या हो जाएगी, यील्डिंग आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यील्डिंग आपकी हो जाएगी। क्लियर? इससे क्या फायदा अपने को मिलेगा, हेंस वी गेट प्रायर वार्निंग बिफोर फेल्यूर, हेंस वी गेट प्रायर warning before failure। ठीक है, फेल होने के पहले हमें हमेशा प्रायर यहां पे वार्निंग मिल जाएगी। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ, चलो इसके बाद आपका आता है अब ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, क्या आता है आपका, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन जो हमारा होता है, वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन का आप जस्ट अपोजिट कर दो। अंडर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर आपने क्या देखा था कि भाई जो हमारी स्टील की स्ट्रेसेस थी, क्या थी, जो हमारी स्टील की स्ट्रेसेस थी, वो स्टील की स्ट्रेसेस पहले पहुंच रही थी कहां पे, अपनी परमिसिबल वैल्यू पर। कहां पे पहुंच रही थी, अपनी परमिसिबल वैल्यू पर, और कंक्रीट की बाद में पहुंच रही थी। अब आपका क्या होगा, जो कंक्रीट की आपकी स्ट्रेसेस हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच जाएंगी प्रायर टू स्टील, और ऐसा होने से कंक्रीट के अंदर पहले क्या होगा, कंक्रीट के अंदर पहले आपका क्रशिंग होगा और फिर आपका स्टील के अंदर यील्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सर के ऊपर टूट के गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, सर के ऊपर टूट के गिर जाएगा, तो फिर क्या होगा, तब पता चलेगा कि हमारा ये फेल हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया है, ये आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ हो गई। कौन सी हो गई है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस आपका हो गया। तो इसको अपन दे देते हैं नाम कि भाई ये हमारा जो है, ये है हमारा एक्स बैलेंस। ठीक है, एक्स बैलेंस मतलब कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस हमारा हो गया। अब समझना आप, मैंने बोला कि जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा इसके अंदर जो स्ट्रेसेस होंगी आपकी स्टील की, ठीक है, तो वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच जाएंगी, मतलब सिग्मा सीबीसी। और जो स्टील आपकी हैं, स्टील की जो स्ट्रेसेस हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर अभी नहीं पहुंचेंगी। नहीं पहुंचेंगी मतलब वो सपोज मान लो यहाँ कहीं रह गई हैं, कहाँ रह गई हैं, सपोज यहाँ कहीं रह गई हैं और यहाँ कहीं रह गई हैं, तो अब अपन क्या करेंगे, इनको करा देंगे इससे मैच। ये करा दिया अपन ने मैच। ठीक है, तो अगर ये मैच आपने कराया तो आपने देखा कि आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस आपकी नीचे शिफ्ट हो गई है ना।
दिख रहा है आपको, ये नीचे शिफ्ट हुई है। मतलब ये जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ आपकी यहाँ पे निकल के आई है, ये आपकी निकल के आई है कौन सी, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इसके लिए ओवर रेनफोर्स के लिए, मतलब इसकी वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पे एक्स। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेसेस होंगी वो तो आपकी क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी, एफ एस टी बाई एम, क्योंकि ये अपनी परमिसिबल वैल्यू पर नहीं पहुंच पाई है। क्लियर? तो ये जो सेक्शन आपका बना है, ये सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहलाता है। और इसमें आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो आपकी देखो नीचे शिफ्ट हो रही है, और अंडर एनफोर्स में क्या हो रहा था, ऊपर आपकी शिफ्ट हो रही थी। क्या हो रही थी, ऊपर आपकी शिफ्ट हो रही थी। आई बात समझ में? हाँ। तो अगर बोलूं मैं कि फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन आप क्या बोलोगे, फॉर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन की अगर अपन यहाँ पे बात करें, तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में आपका जो एक्स है वो ज्यादा हो जाएगा एक्स बैलेंस से। कंक्रीट की जो स्ट्रेसेस हैं एफसीबीसी, एफसीबीसी जो आपकी हैं वो आपकी सिग्मा सीबीसी के बराबर हो जाएंगी, होंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपका जो एफएसटी आपकी है ये तो कम रह जाएंगी किससे, सिग्मा एसटी से रह जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक्स आपका यहाँ पे बढ़ गया है, तो एम ओ आर जो आपका होगा वो ज्यादा हो जाएगा आपका किससे, एम ओ आर बैलेंस से। और एरिया ऑफ स्टील भी आपका ज्यादा हो जाएगा ए एस टी बैलेंस से। तो ये कंडीशंस आपकी जो है ना, ये कंडीशंस आपकी हो गई हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। इसके लिए हो गई हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए आपकी कंडीशन हो गई है। तो कोई अगर आपसे बोले कि आपको कैसे पता करना है, तो आप एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकाल लो, एक्स बैलेंस आप निकाल लो। ये दोनों जब आप निकाल लोगे, क्लियर, दोनों आप जब निकाल लोगे तो चेक कर लो कि भाई ग्रेटर देन आ रही है, लेस देन आ रही है, इक्वल आ रही है, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो आई बात समझ में। ओवर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर कंक्रीट की जो स्ट्रेसेस होती हैं वो आपकी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पर स्टील के पहले पहुंच जाएंगी। ऐसा जो सेक्शन होता है वो आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसको अगर अपन डिफाइन करें तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ सेक्शन इज सेड टू बी ओवर रेनफोर्स्ड, अ सेक्शन is said to be over reinforced, over reinforced section। क्यों बोलेंगे इसको, when stress in concrete, when stress in concrete, when stress in concrete reaches to their maximum permissible value, reaches to their maximum permissible value, reaches to their maximum permissible value prior to steel, prior to steel। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इट मीन्स क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, इट मीन्स क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, crushing of concrete occurs before yielding of steel, occurs before yielding of steel, yielding of steel। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर फेल सडनली, स्ट्रक्चर फेल सडनली। ओवर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर स्ट्रक्चर आपका जो होगा वो आपका सडनली फेल होगा। कैसा होगा? सडनली फेल होगा। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे? तो अब हमने जब तीनों सेक्शन यहाँ पे पढ़ लिए हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से आप कौन सा सेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहोगे? बैलेंस सेक्शन को आप प्रोवाइड करोगे, या फिर आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन को प्रोवाइड करोगे, या फिर आप ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन को प्रोवाइड करोगे? हाँ, कौन सा सेक्शन आप यहां पर प्रोवाइड करना चाहोगे? बताएं जल्दी से, कौन सा सेक्शन आप यहां पे प्रोवाइड करना चाहोगे? हाँ, हम यहां पर प्रोवाइड करना चाहेंगे हमारा कौन सा सेक्शन? हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अच्छा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हम क्यों यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं? क्योंकि अंडर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि पहले स्टील आपका फेल हो रहा है, इसलिए हमें पूरे सेक्शन फेल होने के पहले हमें क्या एक वार्निंग मिल जाती है कि भाई ये स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? वी ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोवाइड अंडर रेनफोर्स सेक्शन, वी always trying to provide under reinforced section. We always provide to under reinforced section because in this section, क्यों? उसका भी कारण है, because in this section क्या हो रहा है? इस सेक्शन के अंदर सेक्शन स्टील जो होता है वो पहले ईल्ड होता है। इन दिस सेक्शन स्टील ईल्ड बिफोर क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, स्टील ईल्ड बिफोर क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। मतलब कंक्रीट आपका बाद में क्रश होगा, स्टील आपका पहले ईल्ड हो जाएगा, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इससे मतलब क्या है? हेंस सफिशिएंट क्रैक विल डेवलप ऑन टेंशन साइड, हेंस sufficient crack develop on tension side, develop on tension side, टेंशन साइड सफिशिएंट क्रैक आपका यहां पे डेवलप हो जाएगा बिफोर फेल्यूर, बिफोर फेल्यूर। ठीक है, तो क्या होगा? हेंस वी गेट प्रायर वार्निंग बिफोर फेल्यूर, हेंस वी गेट प्रायर वार्निंग बिफोर फेल्यूर। क्लियर? अब इस टाइप का जो फेल्यूर होता है इसको डक्टाइल या टेंसाइल फेल्यूर बोलेंगे। क्लियर? तो क्या बोलोगे आप? दिस टाइप ऑफ फेल्यूर नॉन एज, दिस टाइप ऑफ फेल्यूर नॉन एज डक्टाइल और टेंसाइल फेल्यूर, डक्टाइल और टेंसाइल फेल्यूर। इस टाइप का जो फेल्यूर होता है उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप डक्टाइल या फिर टेंसाइल फेल्यूर आप बोलोगे। आई बात समझ में? तो हमेशा अपने को ट्राई क्या करना है कि हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो हमारा है हम उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके एडवांटेज जो है ना वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं कि एडवांटेज क्या है अपने को।
क्लियर। अब आपके मन में अगर ऐसी शंका है कि अगर हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन को यहाँ पे प्रोवाइड करा दें तो क्या होगा, हाँ तो देखो क्या होगा, देख लेते हैं अपन वो भी। नोट ही आपका एक कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर अपन ऐसा लिखें कि इन ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्रशिंग अकर बिफोर यील्डिंग, इन ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन क्रशिंग occurs before yielding। क्लियर, yielding किसके अंदर आपकी आएगी, yielding ऑफ स्टील, yielding of steel, hence we do not get any prior warning, hence क्लियर, इसका रिजल्ट यही है कि हमें किसी भी टाइप की प्रायर वार्निंग नहीं मिलेगी, hence we do not get any any prior warning before failure, prior warning before failure, the structural मतलब हेंस आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रक्चर फेल सडनली, क्लियर, हेंस स्ट्रक्चर फेल सडनली ड्यू टू क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट, ड्यू टू क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, किसकी वजह से, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से, हेंस दिस टाइप ऑफ फेल्यूर नॉन एज, हेंस दिस टाइप ऑफ फेल्यूर नॉन एज, इस टाइप का जो फेल्यूर आपका होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रिटल फेल्यूर, और कंप्रेशन फेल्यूर, ठीक है। आप इस टाइप के फेल्यूर को या तो ब्रिटल फेल्यूर बोलोगे या फिर आप कंप्रेशन फेल्यूर यहां पर बोलोगे, आई बात समझ में, हाँ क्लियर। यहाँ पे जितने भी अपन ने टाइप ऑफ सेक्शन यहाँ पे पढ़े हैं, बैलेंस सेक्शन पढ़ा है हमने, ठीक है। देखो बैलेंस सेक्शन के अंदर हमारा क्या था, जो कंक्रीट और स्टील की स्ट्रेसेस थी वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर साइमल्टेनियसली पहुंच रही थी, कैसे पहुंच रही थी, साइमल्टेनियसली, मतलब कंक्रीट के अंदर क्रशिंग और स्टील के अंदर यील्डिंग एक साथ होने वाली है बैलेंस सेक्शन के अंदर। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और इसके अंदर हमने क्या देखा था कि स्टील की जो स्ट्रेसेस हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच रही हैं एज कंपेयर टू कंक्रीट, प्रायर टू कंक्रीट, एज कंपेयर टू बोल रहा हूं, प्रायर टू कंक्रीट मतलब पहले हमारा जो स्टील यहाँ पर है वो आपका यील्ड होगा, उसके बाद आपका कंक्रीट क्रश होगा। इसलिए टेंशन साइड में अब देखो अंदर अगर बीम के अंदर अगर मान लो ये ऐसा यील्ड हुआ स्टील तो क्या होगा, टेंशन साइड में क्रैक दिखेगा, क्रैक दिखेगा तो आप क्या समझ जाओगे भाई ये फेल होने वाला है, इसके अंदर क्रैक आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फेल होने के पहले एक प्रायर वार्निंग मिल रही है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका टूटने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के फेल्यूर को अपन ने क्या बोला, ये डक्टाइल और टेंसाइल फेल्यूर कहलाता है।
इसके बाद हमारा जो सेक्शन आया वो आया ओवर रेनफोर्स सेक्शन, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर कंक्रीट की जो स्ट्रेसेस हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच रही हैं प्रायर टू स्टील, मतलब कंक्रीट के अंदर पहले क्या होगा, क्रशिंग होगा। और कंक्रीट के पहले अगर क्रशिंग होगा तो सपोज आप मान लो ये नीचे खड़े हुए हो, ऊपर बीम है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, उसके अंदर जैसी क्रशिंग होगा सीधा टूट के कंक्रीट जो है आपके सर के ऊपर गिरेगा, तब आपको पता चलेगा कि अरे ये बीम टूट गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रशिंग पहले हो रही है, यील्डिंग बाद में हो रही है, ऐसे सेक्शन को हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। और स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे सडनली फेल हो रहा है, कैसा हो रहा है, सडनली फेल हो रहा है। तो इस टाइप के फेल्यूर को अपन क्या बोलते हैं, इस टाइप के फेल्यूर को अपन यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जो फेल्यूर यहाँ पे हमारा हुआ है वो हमारा ब्रिटल और कंप्रेशन फेल्यूर हुआ है। कैसा हुआ है, ब्रिटल और कंप्रेशन फेल्यूर हुआ है। ये आपका जो नोट नंबर 2 है इसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है। होप सो आपको जितने भी अपन ने टाइप ऑफ सेक्शन यहाँ पे समझे हैं ये आपको क्लियर होंगे। हाँ, टाइप ऑफ सेक्शन जो अपन ने यहाँ पे देखे हैं होप सो आपको सभी को क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। हाँ, अगर कोई इन सेक्शंस में डाउट है तो आप पूछ लो, क्योंकि आगे चल के ये सेक्शंस का अपन सारा यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक ही हमारा टाइप ऑफ सेक्शंस था। क्लियर है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ, नो डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। तो इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और इसके आगे वाली क्लास में अपन एमओआर जो आपने यहाँ पे पढ़ा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमओआर बैलेंस हर एक सेक्शन के लिए अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद सिंगली रेनफोर्स जो हमारी बीम है ना उसकी अपन डिजाइन पढ़ेंगे कि सिंगली रेनफोर्स बीम को अपन को कैसे डिजाइन यहाँ पर करना है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, साथ में न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना अभी तक आपने पढ़ लिया है ना वो सारा आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू, क्लास ओवर।